अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यकीनन खैरियत से होंगे। और कैसा गुजर रहा है आपका दिन। हम दुआ करते हैं कि आप सबका दिन बहुत आफियत और खैरियत के साथ गुजरे। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल इश्क है की एपिसोड 3, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं ये जुनून हासिल इश्क की एपिसोड 3 की तरफ। गर्मियों के इस सहपहर में इस मसरूफ़ शाहरा के किनारे पर एक रिक्शा आकर रुका तो वो तेज़ी से रिक्शे से उतरी। हाथ में थामे चंद नोट उसने रिक्शा ड्राइवर को थमाए तो रिक्शा बाकी सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रवाना हो गया। हाथ में थामा गया यूनिवर्सिटी बैग कंधों पर लटकाते हुए जोया ने सर से ढलकते स्ट्रॉलर को दुरुस्त किया। साथ ही कलाई पर बंधी घड़ी की जानिब निगाह दौड़ाई। अभी तो 1 घंटा बाकी है शिफ्ट शुरू होने में, वो बड़बड़ाने के से अंदाज में कहती कुछ सोचने लगी। यहाँ से ब्लूबर्ड कैफ़े तक का रास्ता फ़कत 10 मिनट का था। अमूमन यूनिवर्सिटी से कैफ़े आने तक शिफ्ट शुरू होने का वक्त हो जाता था, लेकिन आज एक प्रोफेसर की गैर हाजिरी के बाइस आखिरी लेक्चर नहीं हुआ था, तभी वो यूनिवर्सिटी से जल्दी निकल आई थी और अब इस सोच में थी कि इस 1 घंटे में क्या करे। इसी सोच में गुम उसने सरसरी सी निगाह इधर उधर डाली तो दाएं हाथ में कुछ फासले पर बने उस पार्क तक निगाह गई। कैफ़े जाकर उबलते दिमाग के साथ कस्टमर्स की चकचक सुनने से बेहतर है इस गर्मी भरी सफ़र को पार्क के किसी तन्हा और पुरसुकून गोशे में घनी छाँव के दरख्त के नीचे बैठकर गुजारा जाए। हतमी फैसला करती वो फुटपाथ पर चलती अब उस पार्क की जानिब बढ़ रही थी। यूं ही बेमकसद ड्राइविंग करते करते वो उस पार्क के पास आन पहुंचा था। फिलहाल घर वापस जाने का मूड नहीं था, तभी टाइगर को लिए वो इस पार्क में चला आया और यहाँ उसे अपने फ़ोटोग्राफी के शौक़ की तकमील के लिए बहुत से खूबसूरत मनाजर मिल गए थे। तभी आसपास की हर चीज़ से बेनियाज वो कुदरत की खूबसूरती को कैमरे की आँख में हमेशा के लिए कैद करने लगा था। मुख्तलिफ मनाजर को इस पोलराइड कैमरे में महफूज करते करते कैमरे की आँख में अचानक उभरते एक शनासा से चेहरे को देखकर वो ठटका था। एक पल को उसे लगा शायद उसकी बसीरत का धोखा है, लेकिन नहीं, वो चेहरा, वो वजूद वहाँ मुजस्सिम मौजूद था। उस चेहरे को देखकर सुल्तान के जहन में चंद दिन पहले का एयरपोर्ट का मंजर लहराया था, लेकिन उस पल इस लड़की की वहाँ मौजूदगी उसे ठटकाने का बाइस नहीं बनी थी, बल्कि उसके चेहरे पर फैले हसरत भरे तासुरात और आंखों में अधूरे ख्वाबों की किरचियाँ थीं, जिन्होंने उसे चौंकाया था। और ये पहली बार था कि फ़ोटोग्राफी के अलावा किसी जिंदा वजूद ने उसकी नज़रों को अपने साथ इस बुरी तरह से जकड़ा था। सुल्तान ने उलझे हुए से अंदाज में उस लड़की की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो कुछ फासले पर 4 से 5 साल के 2 जुड़वा गोल मटोल बच्चों को अपनी छोटी बहन के साथ खेलते पाया। वो तीनों बड़े मगन अंदाज में हंसते खिलखिलाते एक दूसरे को पकड़ रहे थे। इस बात से बेनियाज कि कुछ फासले पर बैठा एक निस्वानी वजूद टिकटिकी बांध कर उन्हें देखते हुए शायद अपनी अधूरी ख्वाहिशात पर मातम करना था। सुल्तान ने दोबारा हसरतों की खुली किताब बने उस चेहरे को देखा और उन आँखों में छुपे गहरे दुख ने उसे निगाह मोड़ने की इजाज़त तक नहीं दी थी। उसने सुना था कि दर्द दर्द को खींचता है, लेकिन आज इस कशिश को महसूस कर गया था वो। जाने क्यों इस लड़की की आंखों में छुपी वो अजियत, वो दर्द उसे जाना पहचाना सा लगा था, यूं जैसे अपने दिल की हालत वो उन आँखों में देख रहा हो। बड़ी बेख्तियारी की सी कैफियत थी जब उसके हाथ अपने कैमरे की जाने बढ़े। उस लड़की को खबर तक ना हो सकी थी कि कब उसके चेहरे पर फैले गहरे दुख के साए किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिए थे। कैमरे से निकाली गई उन तस्वीर को हाथ में लिए वो एकटक उन्हें देख रहा था। फिर नज़र उठाकर सामने देखा तो अब वो लड़की आंखों में आई नमी को साफ करती सामने के मंजर से नज़रें चुरा रही थी। सुल्तान ने इस बिन बादल बरसात पर आंखों में ज़रा सी हैरत लिए दोबारा बच्चों पर निगाह डाली तो अब की बार उन तीनों बच्चों के साथ उनके वालिदैन को भी मौजूद पाया। दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों को गले लगाते, उन्हें प्यार करते उनके चेहरों को चूम रहे थे और शायद मोहब्बतों का ये मुजाहरा उस लड़की के चेहरे पर फैले महरूमी के दुख को मज़ीद गहरा कर गया था।
सुल्तान ने बड़ी खामोश निगाहों से उसके हाथों की नामहसूस सी लर्जिश को देखा, फिर उसके चेहरे को जो सर झुकाए लब काटती शायद खुद को उस पब्लिक प्लेस पर रोने से रोक रही थी। अचानक कोई ख्याल आने पर वो चौंका। एक नज़र हाथ में पकड़ी उन तस्वीर पर डाली, फिर जैकेट की अंदरूनी जेब थपथपाई और वहाँ से एक पेन और छोटा सा लिफाफा बरामद किया। इस लिफाफे में से आज की ली गई तमाम तस्वीर निकाल कर उसे खाली किया। अभी चंद लम्हे पहले ली गई तस्वीर में से एक तस्वीर सिलेक्ट करते हुए उसे उल्टा करके उस पर चंद अल्फाज घसीटे, साथ लिफाफे पर भी कुछ लिखा। टाइगर कम हियर। तस्वीर को लिफाफे में डालते हुए अब वो कुछ फासले पर उछलते कूदते टाइगर को अपने पास बुला रहा था। उन बच्चों को बेफिक्री से खेलते कूदते देखकर जाने क्यों उसे अपने बचपन की तमाम तर महरूमियाँ याद आई थीं। और फिर जब मुकम्मल फैमिली को देखा तो वालिदैन की अपने बच्चों से वालिहाना मोहब्बत देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। कुछ ख्वाहिशात ऐसी हसरतों का रूप धार लेती हैं जिनकी तकमील कभी मुमकिन नहीं होती। माँ बाप की मोहब्बत को तरसती वो लड़की इस खूबसूरत मंजर से निगाहें फेर गई थी, फ़कत इसलिए कि कहीं उस फैमिली को उसकी नज़र ना लग जाए। आंसुओं को पूरों पर समेटती वो ज़रा सा रुख दूसरी जानिब मोड़ गई थी, बिना ये जाने कि उसके ये आंसू कोई बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। अभी आधा घंटा बाकी था। वक्त शायद बहुत सुस्त रवि से गुजर रहा था, या शायद उसके लिए इंतज़ार करना मुश्किल साबित हो रहा था। यूं ही इस घने दरख्त की छाँव में मौजूद बेंच की पुष्ट से सर टिकाए उसने बैग से फ़ोन निकाल कर चेक किया था कि कहीं नानू का कोई ज़रूरी मैसेज तो नहीं। फ़ोन चेक करके उसने बैग में रखा तो अपने पैरों के करीब किसी जानदार चीज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो तेज़ी से सीधी हुई थी। जब सामने निगाह दौड़ाई तो सफ़ेद रंग का वो छोटा लेकिन खूबसूरत सा कुत्ता दिखाई दिया। हिश! जोया ने उसे भगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिना असर लिए उसके कदमों में बैठ गया। जोया बिदक कर पीछे हटी थी। इससे पहले कि वो उसे भगाने को मज़ीद कोई तदबीर इख्तियार करती, उस कुत्ते की गर्दन में मौजूद रस्सी में अटके उस लिफाफे पर निगाह पड़ते ही वो ठिठक कर रह गई। जोया लिफाफे पर लिखे अपने नाम को ज़ेरे लब दोहराते हुए उसने कदरे डरे से अंदाज में वो लिफाफा पकड़ा। फिर एक नज़र कुत्ते पर डालकर मुतलाशी निगाह इधर उधर दौड़ाते हुए उस कुत्ते के मालिक को ढूंढना चाहा, लेकिन नज़र नाकाम लौटी थी। उलझे हुए इसी अंदाज में उसने वो लिफाफा खोला तो अंदर से निकलती उस तस्वीर पर वो थम सी गई। इस तस्वीर में वो मंजर कैद था जहाँ वो चेहरे पर महरूमी भरे तासुरात और आंखों में पन्हा अनगिनत हसरतें लिए बेख्तियार से उन बच्चों की जानिब देख रही थी। तस्वीर में वो मंजर तमाम तर जुजियात समेत कैद किया गया था। उसकी आंखों में एकदम बेतहाशा हैरत उतरी। सर उठाकर उसने अपने कदमों में देखा, लेकिन वहाँ वो कुत्ता भी मौजूद नहीं था। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी थी। कुछ तलाश करने की कोशिश में हलकान निगाहें पार्क में किसी भी ऐसे शख्स को ढूंढने में नाकाम रही थीं जिसने उसे वो तस्वीर भेजी हो। वहाँ कोई भी उसकी जाने में तवज्जो नहीं था, और तो और वो कुत्ता भी अब ना जाने कहाँ गायब हो गया था। शदीद उलझन का शिकार होते हुए उसने फिर से निगाह उस तस्वीर पर दौड़ाई। ये ख्याल कि इस पार्क में कोई उसे नोट कर रहा था उसे मुस्तरब सा कर गया था। इसी शराबी कैफियत में उसने तस्वीर को पलटा तो वहाँ लिखी तहरीर उसे पहले से भी ज़्यादा शॉक कर गई। हसरतों और अधूरे ख्वाबों का मुकम्मल जहाँ लगती हैं किसी तन्हा गोशे में गुमसुम बैठी एक लड़की की उदास आँखें। इन अल्फाज पर निगाह पड़ते ही वो जहाँ की तहाँ रह गई थी। ये तस्वीर भेजने वाला कौन था? तस्वीर भेजने का मकसद क्या था? और सबसे बढ़कर तस्वीर की पिछली जानिब लिखी वो तहरीर। उसकी निगाह दोबारा उन अल्फाज से उलझने लगी। नादानिस्तगी में ही उसने लिफाफे को उलट पलट कर देखा तो कोने में बहुत बारीकी से लोगों की सूरत लिखे 2 हरूफ निगाहों की जद में आए। RH। वो सवाली अंदाज में बड़बड़ाई। इन हरूफ का मतलब क्या था? इनमें भी कोई पैगाम छुपा था, या ये तस्वीर भेजने वाले ने खुद तक पहुंचने के लिए कोई क्लू छोड़ा था? उसके लिए उसका जहन माऊफ होने लगा। क्या इन लम्हात में उसका चेहरा ऐसी खुली किताब की मानंद था कि कोई भी उसके चेहरे से उसकी ज़िंदगी की तमाम तर महरूमियों का अंदाज़ा कर पाता? यहाँ इस दुनिया में, इस शहर में
جہاں ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا، وہاں کوئی ایسا بھی تھا جو اس کی زندگی کے بارے میں اتنے اعتماد سے قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ اور یہ تصویر کب لی گئی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اگر تصویر اسے بھیج کر اپنی موجودگی کا احساس کروایا گیا تھا تو تصویر کھینچنے والا اس کے سامنے کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا یہ کوئی پرینک تھا یا کوئی گھٹیا مذاق؟ بہت سی الجھنوں کا شکار وہ اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی، جبکہ وہاں سے بہت دور ایگزٹ ڈور کی جانب بڑھتے سلطان نے جب اپنے برابر ٹائیگر کی موجودگی محسوس کی تو پلٹ کر فقط ایک نگاہ اس بت بنے وجود پر ڈالی، پھر سر جھٹکتا سر پر پہنی کیپ کو ذرا سا جھکا کر چہرہ مزید کور کرتے پارک سے نکلتا چلا گیا۔ اس محل نما گھر کا وہ پرتعیش اور شاہانہ سا کمرہ اس وقت مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے بنی ہوئی مرر وار کے پردے سمٹے ہوئے تھے، لیکن وہاں سے دکھائی دیتا چاند بھی اس تاریکی کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ صرف ایک کونے میں رکھے ٹیبل لیمپ کی ہلکی سنہری روشنی آس پاس کے تھوڑے سے منظر کو روشن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس روشنی میں اگر دیکھیں تو ون سیٹر پر براجمان وہ وجود آنکھیں بند کیے وہ صوفے کی بیک سے ٹکائے نیم دراز تھا۔ ٹانگیں سامنے موجود کانچ کے ٹیبل پر لمبی کر رکھی تھیں، جبکہ چہرے پر اس وقت سکوت طاری تھا۔ ذہن و دل کو ہر طرح کی سوچوں سے آزاد کیے وہ اس وقت خالی اس ذہنی کی کیفیت میں بیٹھا تھا کہ 24 گھنٹوں میں سے رات کے یہ 2 گھنٹے وہ اپنے ذہنی سکون میں صرف کرتا تھا۔ ان 2 گھنٹوں میں نہ اسے ماضی کی پرچھائیاں ستاتی تھیں اور نہ مستقبل کی فکر۔ تبھی پیشانی پر بنا شکنوں کا جال ان لمحات میں غائب رہتا تھا۔ چہرے پر چھائی سرد مہری کہیں دور بھاگ جاتی تھی۔ اگر ان 2 گھنٹوں میں اس کے پاس کچھ ہوتا تھا تو فقط سکون۔ بہت سے لمحات یوں ہی چپ چاپ گزر رہے تھے جب ہلکی سی غنودگی کی کیفیت میں اس کے ذہن کی سلیٹ پر ابھرتے کسی عکس نے نہ صرف اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا بلکہ ذہن کی پرسکون لہروں میں ایک دم شوریدگی سے اٹھی تھی۔ وہ ایک دم چونک کر آنکھیں کھول گیا، پھر نہ سمجھی کسی کیفیت میں یاد کرنے کی کوشش کی کہ کس خیال نے اس کے سکون میں انتشار برپا کیا تھا، اور یاد آنے پر اس نے ایک دم نگاہ گھمائی تو دائیں جانب اسٹینڈ پر لٹکتی اپنی جیکٹ دکھائی دی۔ دل میں امڑتی خواہش پر عمل پیرا ہوتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسٹینڈ تک آیا، جیکٹ کی اندرونی جیب کھنگالی اور وہاں سے آج کی تمام تصاویر نکالی۔ ان تصاویر کو لیے وہ واپس اپنی نشست کی جانب آیا، لیکن اس بار نیم دراز ہونے کی بجائے وہ ذرا آگے کو جھکتا وہ ساری تصاویر سامنے رکھی میز پر بکھیر گیا۔ قدرے بے چینی کے عالم میں ہاتھوں سے تصاویر ادھر ادھر کرتے ہوئے نگاہ مطلوبہ تصویر تک گئی تو اس تصویر کو تھامتا وہ چہرے کے سامنے کر گیا۔ اس تصویر میں موجود چہرے کو دیکھتے ہی آنکھوں کو جیسے سکون سا ملا تھا۔ اپنی اس حالت سے بے نیاز وہ جانے کتنے ہی لمحے اس تصویر کو دیکھے گیا۔ اس وجود کے ساتھ ہوئی دونوں ملاقاتیں پوری جزیات سمیت یاد آئی تھیں اسے، اور پہلی ملاقات میں اس کے چہرے کے تاثرات یاد کر کے ایک نامحسوس سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ باقی تمام تصاویر کو نظر انداز کرتا وہ اسے ایک تصویر کو تھامے اپنی الماری تک آیا۔ اس سے جوری نما لاکر پر فنگر پرنٹ سکین کیا تو وہاں نمودار ہوتا سبز نشان لاکر کے ان لاک ہونے کا اشارہ دے گیا تھا۔ سلطان نے دروازہ کھولا تو نگاہ وہاں پہلے سے موجود چیزوں تک گئی۔ وہاں صرف فریم میں موجود ایک تصویر الٹی کر کے رکھی گئی تھی اور اس کے ساتھ مخملی ڈبیا پڑی تھی۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈبیا اٹھائی، اسے کھولا تو اس میں موجود گلاب کی چند سوکھی پتیاں موجود تھیں۔ اسے پرانا بھولا بھٹکا منظر یاد آیا جہاں اس نسوانی وجود کے بالوں میں اٹکی گلاب کی پتیوں کو نکالتا وہ جیب میں رکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں کچھ انکہے سے جذبات لیے اس نے بے اختیاری کسی کیفیت میں وہ ڈبیا بند کر کے دوبارہ لاکر میں رکھی، پھر ایک نظر ہاتھ میں پکڑی اس تصویر پر ڈالتے ہوئے اسے بھی لاکر میں محفوظ کر دیا، یوں جیسے کوئی اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے کسی محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھ دے۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا اس بات سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ ہاں، بس عرصے بعد پہلی بار دل میں کچھ انہونی سی خواہشات نے جنم لے لیا تھا، اور بنا وجوہات کی تلاش میں سرگرداں ہوئے وہ چپ چاپ ان خواہشات پر سر خم کرتا ایک انجانی راہ کو چل نکلا تھا۔ جی دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟
اور کیسی لگ رہی ہے آپ کو سلطان اور زویا کی یہ رومانوی کہانی؟ دیکھیے کہانی آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم نئی ایپیسوڈز آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام